काम किया है जो मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि ये करें। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो ये चोरों के टोलों की जो इंशाअल्लाह मैं ऊपर वाले के ऊपर एतमाद है, इनकी जो सियासी मौत आई है इन्होंने अदम एतमाद कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त पीटी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। भी आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की तकरीर का एक हिस्सा सुन रहे थे। आज कराची में मौजूद थे और कारकुनान से उन्होंने धुआंधार खिताब किया और अपोजिशन को ललकारते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक अदम इत्मीनान जमा करा के उन्होंने अपनी सियासी मौत को दावत दी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि जब तहरीक अदम इत्मीनान को शिकस्त दे देंगे तो उससे फिर आगे बढ़ेंगे। और आज की तकरीर में उन्होंने अपने अहदाफ का तयन भी कर दिया कि आसिफ जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ जो एहतसाब का शिकंजा है वो मजीद कसा जाएगा। साथ में जब वो गवर्नर हाउस में कारकुनान से खिताब कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि तमाम दोस्त ममालिक से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं और यूरोपीय यूनियन को वो ये याद करवाना चाहते हैं कि जो कश्मीर में भी मजालिम हो रहे हैं उसकी भी मजम्मत करनी चाहिए। व्यूअर्स, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कराची में मसरूफ दिन गुजारा और अपने इत्तेहादी MQM पाकिस्तान की क़यादत से मिलने के लिए बहादराबाद में जो उनका मरकज़ है वहाँ गए और सियासी गुफ्तगू हुई। जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है वहाँ पर खालिद मकबूल सदीकी साहब मौजूद थे, अमीरुल हक साहब जो वफाकी वजीर हैं और MQM की क़यादत वसीम अख्तर साहब मौजूद थे और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है इस पर डिस्कशन हुई। फिर जो एक और इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की GDA, उनके नुमाइंदा वफ़द से भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने मुलाकात की। पोलिटिकल लॉबिंग इस वक्त हो रही है। जब कल हमने शो किया तो हमने आपको बताया कि तहरीक अदम इत्मीनान जमा करने के बाद अब हम देख रहे हैं हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने है क्योंकि नंबर गेम है। और अपोजिशन की जब कायदीन ने भी आज मुलाकातें की। शहबाज शरीफ साहब जो मुस्लिम लीग नवाज के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है उन्होंने जमात इस्लामी के नुमाइंदा वफ़द से मुलाकात की इस्लामाबाद में। फिर चौधरी शुजात हुसैन साहब जो इस वक्त जिनकी बहुत अहमियत बढ़ गई है वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं और उन्होंने कल मुलाकात की थी मौलाना फजल रहमान साहब से। आज उन्होंने मुलाकात की पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब से। तो ये मेल मुलाकातें मुशावरतें हो रही हैं, नंबर गेम है। आज फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि उनकी ये अपोजिशन कौमी असम्बली के स्पीकर से ये दरख्वास्त वो जल्द अज जल्द इजलास बुलवाएं ताकि पता चल जाए कि नंबर्स किसके पास है। उन्होंने दावा किया कि हुकूमत के पास 184 मेंबरान जो हैं उनके साथ खड़े हैं और साथ में उन्होंने कहा कि मुल्क सियासी इस्तेकाम का मुतलाशी है। इस सियाको सबाक के साथ जब गुफ्तगू करेंगे जो शख्सियत मेरे साथ शरीक गुफ्तगू उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली परवेज मलिक साहब, मेंबर कौमी असम्बली है, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें प्रोग्राम 10 तक के लिए वक्त निकाला। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है सैयद यावर अली बुखारी साहब, सूबाई वजीर पंजाब हैं, जो हमें चंद ही लम्हों में लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर लेंगे। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे साथ नशिस्त में शरीक हैं। और इरशाद आरिफ साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, चैनल 92 पे अपना शो भी करते हैं, उनके ग्रुप एडिटर भी हैं। इरशाद आरिफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं अगर आप दोनों की इजाजत हो तो इरशाद आरिफ साहब से अगर गुफ्तगू का आगाज करूं। इरशाद साहब बताइएगा, आपसे जब लास्ट वीक हमारी गुफ्तगू हो रही थी उस वक्त तहरीक अदम इत्मीनान की बाज़गश्त हमें सुनाई दे रही थी। अब तो कौमी असम्बली में जमा हो गई है और रिक्वेजिशन इजलास भी कर लिया अपोजिशन ने। वज़ीर आज़म साहब आज बड़े एग्रेसिव मूड में थे और उन्होंने अपने अहदाफ का भी तयन किया और उन्होंने कहा कि अब जंजीरें भी खुल गई हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या कहेंगे, वज़ीर आज़म साहब फ्रंट फुट पे है और अपोजिशन भी पूरे एतमाद है? देखिए दोनों पूरे एतमाद हैं, लेकिन जो मामला है हुकूमत का वो ये है कि उनके इत्तेहादी डामाडोल हैं। अच्छा। और जो अरकान असम्बली हैं PTI के, उनके बारे में वसूख से कुछ कहना मुश्किल हो रहा है क्योंकि जहांगीर तीन ग्रुप जिसके साथ अलीम खान ग्रुप भी शामिल है। आपको याद होगा कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जब कामयाबी हासिल की थी तो कहा यह जाता था कि जहांगीर तीन ग्रुप के 8 अरकान ने उनको वोट दिया है जी। तो उसकी वजह से मामला मशकूक हो जाता है कि क्या हुकूमत और इमरान खान अपनी पार्लिमानी पार्टी को मुत्तहद करने में कामयाब हैं या नहीं है। कल सुबह तक ये महसूस हो रहा था कि इत्तेहादी चूँकि हुकूमत के साथ खड़े हैं तो पार्लिमानी पार्टी के अरकान भी लाजमी बात है कि मुतमईन होंगे उनसे
या पूरे एतमाद होंगे या उन्हें महसूस हो रहा होगा कि हुकूमत कहीं नहीं जा, साथ रहना चाहिए। लेकिन कल शाम से जब चौधरी शुजा हुसैन साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की, फिर जरदारी साहब से मिले, तो उससे मामला थोड़ा मशकूक हो गया है कि ये इत्तेहादी, ये मुर्गे बादनुमा इत्तेहादी समझे जाते हैं MQM और काफ लीग जो है, इनका अगर लबो लहजा तब्दील हुआ है, इनके तेवर बदले हैं और ये जरदारी साहब से दोबारा मिल रहे हैं, मौलाना फजल रहमान से मिल रहे हैं, बल्कि जो इत्तलात आ रही हैं अगर वो दुरुस्त हैं, जिसके मुताबिक चौधरी साहब चाहते हैं कि हमें मौजूदा जो हमारा स्टेटस है बरकरार रहे, अगर वज़ीर आला नहीं भी बनाते, तो इसका मतलब ये है कि आखिर उन्होंने कुछ पार्लिमानी पार्टी के अंदर फूट देखी है और ये समझा है कि अपोजिशन का पल्ला भारी है, इसलिए उन्होंने अपना अंदाज बदला है, उनका तर्ज अमल बदला है और वो हुकूमत के मुखालिफिन से मिल बैठे हैं, ये मामला करता है। लेकिन अगर फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा जाए, खान साहब के लबो लहजे को देखा जाए, तो लगता है कि सत्य खैरा हैं। लेकिन हमारा माजी का तजर्बा ये है कि हुक्मरान हमेशा आखिरी दिन तक इस गलतफहमी का शिकार होते हैं कि मामला उनकी गिरफ्त में हैं। दो चीज़ें अगर इमरान खान साहब कर लेते हैं फौरी तौर पर 1-2 दिन में, 4 दिन में, ऐलान शायद वो ना हो मुनासिब, लेकिन अगर उस्मान बुज़दार साहब की तब्दीली का फैसला कर लेते हैं और नवंबर में जो तकर्रुर होना है और उस हवाले से इदारे की तरजीहात की रोशनी में कोई फैसला करते हैं, तो शायद मेरे ख्याल है अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो सकेगी। मैं चाहूंगा कि यावर साहब आप हमारे साथ हैं। यावर साहब, मुझे मेरी आवाज आ रही है आपको? सर जी, यावर साहब ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर लिया। बुखारी साहब, सर आपने गुफ्तगू सुनी, बहुत शुक्रिया, स्टूडियोज में आप तशरीफ ला चुके हैं। उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से बात की इरशाद आरिफ साहब ने, चूंकि आप उनकी काबीना के मेंबर हैं, और उन्होंने कहा कि आपके इत्तेहादी थोड़े डामाडोल से उनको लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चौधरी शुजा साहब ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है, जरदारी साहब से, मौलाना फजल रहमान साहब से। तो सर क्या कहेंगे, इन हाउस आप लोग इंटैक्ट हैं? वज़ीर आज़म साहब तो बड़े हमें एग्रेसिव मूड में नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? यावर बुखारी साहब, आपके पास क्या रिपोर्ट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फराजहुम। रिपोर्ट हमारे पास ये है कि हम इंटैक्ट हैं और हम इस जो अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक दी है ये और कमज़ोर होंगे, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख लें। और जो बात मेरे भाई ने की कि नवंबर में जो होना है उसके हवाले से और जहांगीर तरीन साहब का जो भी मुतालबा है उस हवाले से, देखें ये बातें जो हैं ये हकीकत पे मबनी है, ये तो सामने है, आया है। जहांगीर तरीन साहब का एक मुतालबा है, उनका एक इख्तलाफ राय है और वो चाहते ये हैं कि उनके मुताबिक जो दुरुस्त फैसला है या बात है वो प्राइम मिनिस्टर साहब उस पर अमल दरामद करें। एट द एंड ऑफ द डे वोट खान साहब का है और खान साहब जैसे हमें कहेंगे हम तो वैसे वोट देंगे, उसके अंदर हम बहुत क्लियर है। लेकिन जो मौजूदा नंबर्स हैं वो बहुत क्लियर है, हम लोगों को जो इतलात हमें हैं उसके मुताबिक हमारी मेजॉरिटी इंटैक्ट है। और जो चौधरी साहिबान जो जरदारी साहब को मिले या मौलाना फजल रहमान को मिले, तो ये कोई हमारी सियासत में कोई दुश्मनी तो नहीं है। वो लोग अगर कोई आके पैगाम वो दे रहे हैं वज़ीर आज़म के लिए या वो इनसे कोई डायरेक्ट बात करना चाह रहे हैं, तो इसमें हम लोगों को कोई इतराज होना नहीं चाहिए। टाइमिंग्स बड़ी मैटर करते हैं यावर बुखारी साहब, टाइमिंग्स बड़े मैटर करते हैं सर, किन औकात में मिल रही है? मैं बिल्कुल समझता हूं ये बात कि टाइमिंग मैटर करती है। टाइमिंग, अगर आपने कोई मैसेज भी भेजना है तो वो भी मैटर करता है कि किस टाइम पे आप मैसेज भेज रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं। तो ये बातें वो हैं कि जहां पे हमें अपने इत्तेहादियों पे यकीन है, हमें उनकी रवादारी पे यकीन है, हमें उस मामले में कोई शक नहीं है। तो ये जो जितनी बातें भी हो रही हैं उन्हें 5 साल आपके साथ रहना है। अगली जो मफादात के ऊपर कोई जो भी फैसला होगा कल, वो कल की इलेक्शन, अगले इलेक्शन की बात है। लेकिन इस अगले इलेक्शन तक, 2023 के इलेक्शन तक हमारे साथ हमारे इत्तेहादी खड़े हुए। वी आर वेरी क्लियर। ओके, यू आर क्लियर सर, वो भी बड़े क्लियर हैं और आप लोग भी हमें कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर नजर आ रहे थे। अब बताइएगा, रिक्वेजिशन आप लोगों ने कर दी, आज तो फवाद साहब कह रहे थे कि हमारे पास 184 मेंबरान हैं, आप लोग शो करें आपके पास कितने टोटल मेंबरान हैं और इजलास जल्द बुलाया जाए। आप लोग भी चाहते हैं कौमी असम्बली का इजलास जल्द बुलाया जाए ताकि ये जो सियासी लॉबिंग है या ये जो थोड़ी सी हलचल या गैर यकीनी सूरत हाल, इसके बादल छट जाए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनवार भाई, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, मैं आपसे पहले एक बुनियादी सवाल कर लूं, मुझे बताएं क्या ऑपोजिशन ने कोई गैर कानूनी काम किया? आइन के तहत उनके पास ये हक मौजूद है कि नहीं है कि वो अदम एतमाद की मूवमेंट लेके हैं? तो मुझे बताएं, वजीर आजम साहब इतने गुस्से में और इतने नाराज क्यों हैं? कहते हैं पीटीआई के मेंबरान खरीद रहे हैं, वो उनका 20-20 करोड़ रुपए की ऑफर आ रही है। अच्छा, मैं कैटेगोरिकली इस इल्जाम को रद्द करता हूं। अगर वजीर आजम साहब के पास कोई इस गलाजत के बारे में सबूत है तो वो पेश करें, वरना इस किस्म की जो बेबुनियाद इल्जामात की सियासत है इसको बस करें। और आपके वजीर चौधरी फवाद साहब ने तो इस सारे मामले का हल दे दिया ना, और मेरे बड़े भाई ने जो आपके पास लाहौर स्टूडियो में बैठे हैं उसने कहा है कि जी कल वोटिंग करा लें और लग पता जाएगा कि जी इनके अपने मेंबरान और इनके इत्तेहादी कहां पे खड़े हैं, और उसके बाद हमें खुले दिल के साथ उस नतीजे को सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। इट इज एज सिंपल एज दैट। पर मैं जो आपसे गुजारिश कर रहा हूं और मैं आपको लेके जाना चाहता हूं उस तकरीर पे जो पिछले 2-3 दिन से वजीर आजम साहब ने पहले मेलसी में की, उसके बाद आज उन्होंने कराची में की। तो बात इस तरह से है कि देखिए, इख्तियार जाने का गम और गुस्सा तो अपनी जगह के ऊपर, उससे आपको घबराहट भी होती है, आपको बुकलाहट भी होती है, पर मेरे ख्याल से अब ये जो बीमारी है वो इससे कहीं आगे चली गई हुई है, और अब मेरे ख्याल से ये नफ्सियाती हो गई हुई है। क्योंकि आप यावर बुखारी साहब से पूछें, क्या किसी वजीर आजम को, क्या किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, क्या किसी तहजीबदार आदमी को इस किस्म की गुफ्तगू सूट करती है? अगर किसी ने इस मुल्क के पैसे चोरी किए, आपके पास रियासत के इदारे मौजूद हैं, आप उनको मजबूत करें, कानून को मजबूत करें, उसकी गिरफ्त में जो भी आता है, हमारा टारगेट सेट हो गए हैं। अच्छा, तो हीरोइन किसने डाली राना सनाउल्लाह के ऊपर? इस किस्म के वो बशीर मेमन को बुला के किसने कहा जाओ जाके नवाज शरीफ को पकड़ के लेके आओ? तो हमारा तो इख्तिलाफ ही है। तो गुजारिश ये कि आज अतमे एतमाद तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगी, होगी जी बिल्कुल होगी, और इंशाल्लाह वाइड मार्जिन से होगी। मुझे बताइए, अर्ज तो मुझे एक छोटा सा सवाल, आप जब कहते हैं कि कामयाब होगी, तो वो जो नंबर्स हैं, आपकी जो अपनी अददी अक्सरियत है वो तो 162 है ना जी, तो 10 आपको चाहिए जी। बिल्कुल। तो अली भाई, पीटीआई की जो मेंबरान जिनकी तरफ आप लोगों की नजरें हैं, वो आपको किन वजूहात की बिना पर वोट करेंगे? बहुत देखिए, उनके पास तो डिफेक्शन क्लॉज, भले के टिकट पे जीत कर आए। बिल्कुल आपका वैलिड सवाल है। ये वो तरीकाकार है जिसके ऊपर आपको इंटेरोगेट करना चाहिए ऑपोजिशन के इत्तेहाद को, इल्जामात के जरिए नहीं। गुजारिश ये है कि सारे के सारे सियासी लोग जो हल्के की सियासत करते हैं, उनकी ये अवामी दबाव की वजह से ये मजबूरी बन गया है कि वो इस हुकूमत की नालायकी के बोझ से किनारा कशी इख्तियार करें। देखिए, तो जब वो वोट देंगे तो ऑटोमेटिकली डिफेक्शन क्लॉज हिट करेगी ना, उनको कॉन्सिक्वेंसेस पता है अपने नतीजे की, पर जो उनकी गलती है उसका वो अजाला भी करना चाहते हैं, और वो इसलिए ऑपोजिशन के साथ मदद कर रहे हैं। और आप यहां पे ये प्रोग्राम मेरा नोट कर लें, शायद इनके मुस्कुराहट की आवाज आ रही है। जल्दी अब 14 दिन, स्पीकर तो ड्यूटी बाउंड है ना, स्पीकर तो ड्यूटी बाउंड है ना, खुद ही पता चल जाएगा 14 दिन के अंदर के कौन किधर खड़ा हुआ है। किसी लालच रग़बत के आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया अवामी दबाव के बिना के ऊपर। और मैं आपको ये बात भी बता दूं, ये हंस रहे हैं ना, इनके अपने मेंबरान तो अपनी जगह पे, इनके इत्तेहादी भी सियासी मजबूरी के तहत किनारा कशी इख्तियार करेंगे, और अगले चंद दिनों के अंदर आपको ये चीज नजर आ जाएगी। पर अब मुझे बात खत्म करने दीजिएगा। देखें, अदम एतमाद तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगी, पर मेरी नजर के अंदर उसकी हैसियत सानवी है। असल जो सक्सेस आज ऐवान के अंदर जो सब मुतहद हो रहे हैं, वो इस चीज के अंदर है कि इमरान खान साहब ने जो 3 साल में तर्ज सियासत इस मुल्क में इंट्रोड्यूस की थी ना, जो मुतारिफ करवाई थी, जिसमें आप मुखालफीन को, सियासी मुखालफीन को दुश्मन समझते हैं, जिसमें आप सियासी मुखालफीन को नेम कॉलिंग करते हैं, जिसके अंदर आप नेशनल इश्यूज को इस्तेमाल करते हैं सस्ती शोहरत के लिए, जिसके अंदर आप अपने इत्तेहादियों को जब उनकी जरूरत होती है तो डेरे भी डालते हैं, 3-3, 4-4 साल के बाद कराची उनके दफ्तरों में भी जाते हैं, और जब जरूरत नहीं होती तो उनको रद्द कर देते हैं। आज ऐवान के अंदर भी और ऐवान के बाहर भी पूरी कौम मुतहद है कि हमें इस सियासत के तरीके को रद्द करने की जरूरत है, और ये वो असली सक्सेस है। पूरी कौम का थोड़ा सा स्वीपिंग स्टेटमेंट ऊपर नहीं चले, आपको पता चल जाएगा ना जी, जो ऐवान होता है आपके जो है मायती है ना, नहीं पूरी कौम मुझे बताएं, ऐवान किस चीज की तर्जुमानी करता है? सर, वो जो मेजॉरिटी पार्टी तो इनके पास वोटर्स और मैं आपको, अब तो स्पीकर साहब ड्यूटी बाउंड है ना, फवाद चौधरी ने कहा है ना कि इजलास कल बुलाएं, जी, तो बुलाएं ना, इनको लग पता जाएगा कि इनके, देखिए मेरी गुजारिश ये है
कि जो सियासी लोग होते हैं ना, उन्होंने देखा है कि पिछले दर्जन से ज्यादा ज़िमनी इलेक्शनों के अंदर जो आदमी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की टिकट लेके गया उसका अंजाम क्या हुआ है। टिकट पे जीते हैं यावर बुखारी साहब, इनसे पूछते थे यावर इलेक्शन पे तो नहीं जीते ना। मैं यावर बुखारी साहब एक ऑनरेबल आदमी है, पहले इनसे पूछिएगा कि इमरान खान साहब की गुफ्तगू के बारे में क्या राय रखते हैं। और कराची के अंदर जो वावडा साठ की सीट खाली हुई थी उसमें इनका कैंडिडेट पोलिंग स्टेशन तक विजिट नहीं कर सका था। मैं तो ये गुजारिश, बुखारी साहब आपने सारी गुफ्तगू खुद से सुन ली, जवाब दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि ये जो बातें करते हैं ना इस किस्म की, और अली मेरा छोटा भाई है, मैं कोशिश करता हूं कि इसके साथ मैं प्रोग्राम्स में ना हूं, क्योंकि वो भाइयों वाला एक वो जो हमारा आपस में तरीकाकार है वो कभी खराब ना और कभी इंशाल्लाह खराब होगा भी नहीं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जरदारी साहब की जबान जेल के अंदर, उसके ऊपर कटवाई किसने, उसको उनको इतने सालों जेल में क्यों रखा, फिर साबित नहीं कर सके। कुछ तो था ना, फिर घसीटने वाली बातें ये किससे शुरू की, फिर जस्टिस सजाद के दफ्तर में, चेंबर में जाके उनकी मारपीट करना, धिक्का करना, शोर करना और दिखाना दुनिया को कि सुप्रीम कोर्ट की हमारी नजरों में कोई इज्जत नहीं है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसमानों पे उड़ रहा है हवाई जहाज में और डिसमिस कर देना, ये इस मुल्क की इज्जत किससे बर्बाद की? अपने मफाद के लिए, सिर्फ अपने मफाद के लिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ छठे, पांचवें, सातवें नंबर से उठा के जिनके नाम आए उनको उठा के बना दिया। ये किसने किया? पीटीआई ने तो नहीं किया था। इन लोगों ने इन इदारों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आप जिस इदारे में जाएं, आप जाके वहां पे लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस देखें, है ही नहीं। चंद लोग हैं जो काम करने वाले, बाकी तो है ही नहीं। और ये किसने किया है? सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद को, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए इस पूरे माशरे को मादा परस्त बना दिया और जो कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान दिया था उसका बेड़ा गर्क कर दिया। आप शुरू करें, इंडस्ट्री नेशनलाइज की, फिर आप देखें कि ज़ियाउल्लाह का आ गया, उससे क्या किया? उसने 3-4 पौधों को परवान चढ़ाया, जिन परवान चढ़ाया जो वज़ीर आज़म बनाया, इनने नवाज शरीफ साहब ने जुनेजो साहब का बेड़ा गर्क कर दिया। फिर आप आगे थे मोहतरमा के बारे में इन लोगों ने क्या किया? वो जो तस्वीर हेलीकॉप्टर से फेंकी वो इमरान खान ने फेंकी थी। उनके बारे में जो गंदी बातें की थी वो इमरान खान साहब ने की थी। बेहुदा बातें इमरान खान साहब ने की थी। इन लोगों ने, मरियम ने कैसी कैसी बातें की हैं, उनके खिलाफ कोई बेहुदा बात आज तक नहीं हुई है। जब फिर आप आए आगे कि माइक्स को फेंक के शहबाज शरीफ जोश में चले गए कि मैं इनको लड़काने की गलियों में घसीटूंगा। एक कहता है वो चोर है, दूसरा कहता है वो चोर है। मतलब इंतहा है। हम कहते हैं ये सब चोर है, हम तो कहते हैं ये चोर है, आप कहते हैं सब चोर है, कह रहे हैं हम तो कहते हैं सब चोर है। हम तो ये तो पूरा टोला चोर है। हम देखें मेरे बड़े भाई आपके सामने कह रहे हैं कि लोग जो आपके एमएनए से अवामी दबाव पर इनके साथ दे रहे हैं, हल्कों की दबाव की वजह से। मेरे भाई अली से ये बात पता कर लें, हल्फन पता करें कि इन लोगों ने पैसा ऑफर किया है कि नहीं किया। अली को शायद पता भी ना हो, लेकिन हल्फन पता करे। इसको यकीन है कि पैसा ऑफर नहीं किया है। वो कह रहे हैं बिल्कुल किया, सच के दिल से कहते हैं नहीं किया ऑफर पैसा। मैं दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं, मैं लानत भेजता हूं ऐसी सियासत की। लानत तो भेजते हैं आप, सब भी से भेजते हैं। वो कहते हैं आप सर मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि ये रवायत खत्म होनी चाहिए। अगर किसी ने की है उसको बेनकाब करें और करार वाकई सजा दे। मैं इससे ज्यादा और क्या करूं? सर वो कह रहे हैं मैं तो ओपन कंडेमनेशन कर रहा हूं। जो देखें अली का जो तर्ज सियासत है, अली की जो रवादारी है, अली के जो ट्रेडिशंस है, अल्लाह की कसम मेरा सलूट है इसके पूरे फैमिली को, इसकी मदर को। अमेजिंग, बहुत जबरदस्त काम है इन लोगों का। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं, ये लोग जो इनके ऊपर, जो इनके लीडर्स बैठे हैं, जिनको ये लोग, जिनकी मनो अन ये लोग मानते हैं, उन लोगों ने तो हमेशा छंगा मांगा वाली सियासत की है। उनने तो जो जहांगीर करामत के साथ किया, जो इन लोगों ने आसिफ नवाज के साथ किया, आपका नुक्ता है और अली साहब का, तो मैं चाहूंगा इरशाद आरिफ साहब से पूछते हैं। आज भी ये वोट खरीद रहे हैं, आज भी ये वोट खरीद रहे हैं और ये कहते हैं वोट को इज्जत दो। नहीं, ये कहते हैं मुझे इख्तियार दो, बाकी पाकिस्तान भी भाड़ में जाए। इरशाद आरिफ साहब, सर ये जो बात आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी की और ये बात दोहरा रहे हैं यावर बुखारी साहब के, पैसे का लालच देकर वोट तोड़ा जा रहा है। माजी में इसकी मिसालें हैं। पाकिस्तानी सियासत में ही 1989 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद आ रही थी, तो हमें छांगा मांगा की सियासत, फिर स्वाद की सियासत, वो तमाम मनाजिर हमारे अजहान में हैं। आप क्या कहते हैं? अली परवेज मलिक साहब तो ये कह रहे हैं कि जी पब्लिक प्रेशर में पीटीआई के जो टिकट होल्डर्स एमएनएज है वो इनके साथ मिलना चाहते हैं। जबकि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि उनको एक एमएनए मिले, उन्होंने कहा मुझे 18 से 20 करोड़ की ऑफर है, तो मैंने कहा ले लो, कहीं
उस पर वो लगा देना, कोई किसी नेक काम में इसको लगा देना। तो आप क्या कहते हैं सर, ये पैसे के लेन देन पे, या आप समझते हैं जेन्युइनली एमएनएस जो हुकूमती पार्टी के हैं वो नालायक इनकी पॉलिसियों की वजह से? देखिए, मेरा तो ख्याल है दोनों बातें सही हैं। अच्छा, इसमें कोई शक ही नहीं कि पीटीआई में लोग तंग हैं। उनके 2-3 बड़े ग्रीवेंसेस हैं। यावर बुखारी साहब माजूद के साथ मैं अर्ज कर रहा हूँ, आपके अपने साथी बुदार साहब के बारे में उनकी रिजर्वेशन है, खान साहब की जो बेनियाजी रही है अपनी पार्लिमानी पार्टी के साथ वो उसका शिकवा करते हैं। पहले साल 1.5 साल आपने फंड जारी नहीं किए, आपने बहुत सारे चीज़ें जो थी जो एमएनएस को मतलूब होती हैं जिनके वो आदी हो चुके हैं एमपीएस, वो आपने नहीं की, तो उसकी वजह से शिकायत हैं। लेकिन सबसे बड़ी शिकायत जो है वो लापरवाही, बेइतनाई, बेनियाजी की है कि हमें करार वाकई इज़्ज़त नहीं मिलती, जबकि जो गैर मुंतखब मुशीर हैं फैसला साजी के अमल में वही शरीक हैं, वही फैसले करते हैं और हमें सिर्फ पाबंद किया जाता है कि उन पर अमल करना भी है और उनका ढंढोरा भी पीटना है। ये शिकायत हैं। लेकिन ये कहना कि पैसा ऑफर नहीं हो रहा, ये एमएनएस कह रहे हैं पैसा ऑफर भी हो रहा है, और मेरा नहीं ख्याल कि सारे इतने पाक पवित्र हों कि वो ले ना रहे हों, कुछ लोग यकीनन ले भी रहे होंगे। यही असल में टेस्ट है इस वक्त मुस्लिम तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का कि इमरान खान साहब ने 3.5 साल में कितनी तरबियत की है और कितना उनको ज़ाती मफाद से बालातर होकर सोचने का मौका फराहम किया है या आदत डाली है। अगर तो जिस दिन भी अदम एतमाद की तहरीक पेश होती है, तमाम एमएनएस पीटीआई के वो डिसिप्लिन की पाबंदी करते हैं, कोई लोटाक्रेसी नहीं होती, हार्स ट्रेडिंग नहीं होती, तो इसका मतलब ये होगा कि खान साहब ये बात प्रोपेगेंडा गलत था अपोजिशन का कि ये हल्के का उन लोगों पर दबाव है या खान साहब से वो बदजन हैं या कोई और वजह है। लेकिन अगर कुछ लोग टूट जाते हैं, क्योंकि इत्तेहादियों के बारे में तो कहा जा सकता है ना कि जी वो मौका परस्त हैं, वो देख रहे हैं कि जी हमें आगे क्या मिलेगा, लेकिन इनके जो अरकान हैं, जो पार्लिमानी पार्टी के अरकान है और पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद हैं, वो अगर कायम नहीं रहते, दूसरी तरफ जाते हैं, तो जाहिर बात है फिर अपोजिशन का ये प्रोपेगेंडा या ये इल्ज़ाम दुरुस्त साबित होगा कि वो हल्के की सियासत में अपने आप को इररेलेवेंट महसूस कर रहे हैं पीटीआई का रुकन होते हुए। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी साबित हो जाएगी कि सारे अरकान जो हैं अपनी ज़मीर की बुनियाद पर या हल्के की बुनियाद पर नहीं जा रहे, कुछ ना कुछ ने पैसा भी वसूल किया है। पैसा भी वसूल किया। एक छोटा सा व्यूअर्स वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे तो मुल्क की सियासत में जो चल पाई जाती है, जो इर्ताश पाया जाता है, इस पर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हम इरशाद आरिफ साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनका शुक्रिया। अली परवेज़ मलिक साहब और यावर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। छोटा सा वक्त, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हमें ब्रेक से के बाद ज्वाइन किया है पीजे मीर साहब ने, जो लंदन में मौजूद हैं। उनके पास आते हैं, उनको वेलकम करते हैं। लेकिन मैं जरा अली साहब से एक सवाल करूँ। अली साहब, ये जरूर मुझे इसका जवाब दीजिएगा। ज़ाहिर बात है आप लोगों का इस वक्त तो ऐसे नज़र आ रहा है कि आप लोगों के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से इख्तलाफ है, लेकिन एक सवाल जहन में आता है कि जो यावर साहब भी इसको तसलसल से हिट कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसको प्रेजेंट करते हैं कि माजी करीब में भी हमने देखा पीडीएम में शदीद इख्तलाफ हुआ और जरदारी साहब और एएनपी ने आप लोगों से राहें जुदा की, आप लोगों की स्ट्रेटजीज फ़र्क थी। ये अचानक यक क्या हुआ कि एक ही मेज़ पे शहबाज साहब, जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब, बड़े तल्ख बयानात बिलावल साहब और मौलाना फजल रहमान साहब ने एक दूसरे के लिए दिए, वो एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए हैं। तो ये जो आपके सियासी मुखालिफिन पीटीआई कहते हैं कि वो सिर्फ बुग़्ज़ इमरान और अपने आप को बचाने के लिए इकट्ठे हुए, अदरवाइज आप लोग में कोई कदर मुश्तरक नहीं है। अच्छा अनवार भाई, उससे पहले मैं नहायती आजिज़ी से अपने भाई का शुक्रिया अदा कर दूं, उन जिस जज्बात का इजहार उन्होंने मेरे खानदान के लिए किया था, मैं उसका शुक्रगुजार। अच्छी बात है। गुजारिश ये है कि वो एक ऑनरेबल आदमी है। मुझे ज्यादा खुशी इस बात पे भी होती कि अगर वो इमरान खान साहब जो पिछले 2 दिन से तकारीर कर रहे हैं,
अगर अपना इजहार उनके बारे में भी कर देते, क्या वो जेब देता है किसी वजीर आजम को या नहीं? तो क्योंकि मैं इनको जाती तौर पे जानता हूं, मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई गुफ्तगू जो इमरान खान साहब कर रहे हैं वो किसी तरह से ये इंडोर्स करेंगे। तो ये काबिल मुजम्मत एक अमल है। और जो इन्होंने छांगा मांगा की सियासत की बात की, तो मैं गुजारिश ये करूंगा कि हम सारी सियासी जमातों का चेकर्ड पास्ट रहा है, पर कई जमातें अपनी गलतियों से सीख के एक बेहतर आगाज करना चाहती हैं। उन गलतियों को दोबारा दोहराना ये कहीं की समझदारी नहीं है जो आज पाकिस्तान। अच्छा, बिल्कुल नहीं। देखें, और मैं इनसे गुजारिश करूंगा, चौधरी फवाद साहब कहते हैं ना कि आप अदम एतमाद को फौरी वोटिंग के लिए लें और इस मामले को तय कर लें, और छांगा मांगा की सियासत बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। तो इनसे कहें, मुझे बताएं कि सिंध के अंदर इन्होंने अपने पार्लियामेंटेरियंस को, अपने एमपीएस को क्यों कहा था कि जो सेनेट का आज इलेक्शन वहां पे होने जा रहा है, वहां पे किसी ने ऐवान के अंदर नहीं जाना। उसके बावजूद इनको शर्मिंदा होना पड़ा ना। वहां पे 4 इनके एमपीएस ने पार्टी की हिदायत की खिलाफ वर्जी करते हुए निसार खोड़ो साहब को आके वोट दिया ना। तो गुजारिश ये, इस किस्म की गैर जमहूरी रवैयों को हम सबको यहां पे कंडेम करने की जरूरत है। और मैंने तो आपसे खुले अंदाज में कहा कि अगर किसी जगह कोई लालच दी जा रही है, किसी को कोई मजबूर किया जा रहा है, हम सबको उसको रद्द करना चाहिए और उन एलिमेंट्स को एक्सपोज करना चाहिए ताकि अच्छी सियासत आगे आ सके। और जहां तक सारी की सारी ऑपोजिशन की जमातों का मुतहिद होकर इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक चलाना, उसके पीछे बुनियादी सोच ये कि इस मुल्क के अंदर जो तर्ज हुकूमत हमने पिछले 3-3.5 साल में देखा है, उसके अंदर माशी जो तकलीफ हमने गली मोहल्लों के अंदर देखी है, वो हम सब की सियासी मजबूरी है कि हमें पुश कर रहा है कि हम इकट्ठे बैठ के एक भरपूर तहरीक चला के इनसे छुटकारा कौम का हासिल करवाएं। जब एक दफा इनसे छुटकारा हासिल करवा लेंगे, उसके बाद सबको दोबारा इकट्ठा बैठ के चंद मामलात को फौरन अटेंड करना पड़ेगा, जिसके अंदर एक बुनियादी फैसला यह करना पड़ेगा कि आपने अगले निजाम को किस तरह आगे लेके चलना है। क्योंकि मेरी नजर के अंदर जो इस मुल्क को अब इस्लाहात की जरूरत है, उसके लिए हम जल्द अज जल्द अगर आजादाना इंतखाब करवा के एक फ्रेश गवर्नमेंट को, एक फ्रेश असेंबली को अंदर नहीं भेजेंगे, तो किसी भी हुकूमत के पास, चाहे वो नेशनल गवर्नमेंट भी हो, उसके पास वो रनवे मौजूद नहीं होगी, वो रनवे मौजूद नहीं होगी कि वो इस्लाहात कर सके जिसको इस कौम को आज दरकार है। इस्लाहात के लिए आपको फिर पीटीआई को भी ऑन बोर्ड तो करना ही है ना। देखिए, उसके बाद तो जब आप फ्रेश इलेक्शन में जाते हैं, तो उसके बाद जो पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन आगे असेंबली में आएगी, मेरी तो जाती ख्वाहिश ये होगी कि यावर बुखारी साहब जैसे अच्छे लोग, पहले तो ये कि वो अपनी पार्टी को मेरे ख्याल से बेहतर करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जैसी जमात के अंदर शामिल हो, अगर नहीं होते और ये मुंतखब होके, अगर ये अगर ये मुंतखब होके आते, तो इन सारे लोगों का हमें जो विजन है, इधर भी पॉलिटिकल लॉबिंग कर रहे हैं, देख लें, एक्सपीरियंस है, फायदा उठाते हुए बुनियादी इस्लाहात के लिए सारी जमातों को साथ इकट्ठा लेके चलना चाहिए। ये तो यावर साहब आप जरा अपने पास ही रखिएगा, ये फूड फॉर थॉट है जो आपको अली साहब ने कहा कि अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं जरा चाहे जहांगीर खान तरीन या अरीम खान के रूट से आ जाएं, तो वो आप अरीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब आप क्या कहते थे? क्या कहते थे? हमने उनको बिल्कुल अपने अंदर जम नहीं किया। हमने बिल्कुल एटीएम साहब को नाम दिए। बात तो सुने, पहले हमें इमरान खान साहब का फैसला करने दे, उसके बाद जो ऐवान के अंदर लोग बैठे हैं सबके साथ मिलकर कौन के मफाद के अंदर हम काम करेंगे और जल्द अज जल्द इंतखाबात के अंदर लेके जाएंगे। खबर है अली परवेज मलिक साहब ने कि अलीम खान जहांगीर तरीन साहब इनको भी काबिल कबूल है। सर लंदन में मौजूद है पीजेबी साहब, अलीम खान साहब भी लंदन में। सर कोई लंदन की खबर दें। वैसे शूमी किस्मत के पाकिस्तान की सियासत के प्लान्स लंदन में जाकर बुने जाते हैं, ये भी वैसे मेरे ख्याल में इसका भी ट्रेंड को खत्म होना चाहिए। पीजेबी साहब क्या कहेंगे? सर लंदन में कोई मेल मुलाकातें वहां पर भी हो रही हैं? जी, अभी तक तो इस वक्त कंफर्म कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने सही फरमाया कि ये लंदन को अब हमें अपना 6th प्रोविंस बना देना चाहिए, क्योंकि सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी इधर होती है या कई दफा दुबई में हो जाती है। आई थिंक वी शुड बी रिमेनिंग होम और वहीं जो करना है उस पर आप बात करें। देखिए, ये जो मूवमेंट है, सारी पॉलिटिकल मूवमेंट, आपने को 12 पॉलिटिकल मूवमेंट्स देख ली हैं। ये 12 पॉलिटिकल मूवमेंट्स जो हुई हैं अपार्ट फ्रॉम 1980 में, आपने देखा है कि ये सारी एक किसी मसलहत पे ये हुई है, गवर्नमेंट को रिमूव करने के लिए नहीं हुई है। आपकी हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री है। अब द क्वेश्चन इज कि आज जो इमरान को या कोई भी होता उसको हटा रहे हैं, तो ये 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि मैं कहूंगा कि एक बड़े मंजे हुए एडवर्सरीज है एक दूसरे के, जो मर्जी कर लें,
जी बिल्कुल एडवर्सरीज हैं। आप इनका गवर्नमेंट में देख लें। मैं तो मियां साहब के साथ वापस आया था लंदन से जब उन्होंने फैसला किया था कि मैं पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चलूंगा, एंड फिर शायद मैंने इसको नरेट भी कर दिया हुआ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन द क्वेश्चन इज कि आज बेसिकली इस वक्त दोनों पार्टीज के दरमियान इमरान खान अड़क गया आके। अब इनकी इमरान की जो क्रिटिसिज्म हो रही है कि जी हाँ जी डिलीवरेंस नहीं है, महंगाई है, ये है वो है फलाना है, उनका हक है ऑपोजिशन का, बिल्कुल जरूर करें वो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वेदर इट इज नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान, नोबडी वांट्स कि जी अवाम के ऊपर एक मुसीबत आए, इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ेंगी, आपको तकलीफ होगी। कहीं भी है, मैं यहाँ लंदन में हूँ, यहाँ दूध कितना का था, 50 पेंस का 1.5 पाउंड का दूध हो गया यार। यहाँ तो लोग चोर नहीं कर रहे। 1.5 पाउंड इज अ लॉट ऑफ मनी। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये हमारा है, लेकिन हमारी पर कैपिटा इनकम इज नॉट एज गुड एज परहैप्स व्हाट द वेस्ट इज। हमारा वो सोशल वेलफेयर स्टेट नहीं है जो कि यहाँ सोशल वेलफेयर स्टेट है। अब बात आती है यहाँ इमरान को हटा के, मैं जितनी भी अली ने बातें की है, मोस्ट ऑफ देम आई एग्री विद इट। द क्वेश्चन इज इमरान को हटा के हमारी वही पुरानी फाइट हो जाएगी, पीपल्स पार्टी एंड PMLN, एंड आई थिंक इसको हमने अवॉइड करना है। इमरान को आप चलने दो। जब हम कहते हैं कि लूली लंगड़ी जमहूरियत सब ये डिक्टेटरशिप से भी अच्छी है, तो फिर आई थिंक दिस इज द रूट वी नीड टू डू। लेकिन इमीडिएटली जो आपको टेम्पररी या एडॉक अरेंजमेंट करने, बिल्कुल अली की बात सही, भाई महंगाई पे डील करो, महंगाई पे करो और गवर्नमेंट के साथ बैठ के करो, बिकॉज नो मैटर जो भी, लेट्स से फॉर आर्गुमेंट से, यू नो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, जो भी आएगा, मैं आपको बताऊंगा अनवार, वो 2 महीने नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। बिकॉज ये जो लोग हैं ये बड़े बेचैन हुए हैं, ये इस गवर्नमेंट से बेचैन है। इनको हटा के आप दूसरे लेके आएंगे और 2 महीने में आपने रिलीफ ना दिया, वो कहेंगे भाई तुम क्या करने आए थे इधर, हम तो जैसे चल रहे थे, तुम क्या करने आए थे। फिर आपके जो दूसरी मोडालिटीज है, IMF के साथ है, वर्ल्ड बैंक के साथ है, आपके और जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स है, ये काफी हिंडर हो। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त भी अल्टीमेट अरेंजमेंट जो कि होनी चाहिए, पीपल शुड, द ऑपोजिशन शुड सिट, गिव द गवर्नमेंट यू नो कंस्ट्रक्टिव एडवाइस, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कि भाई ये ठीक नहीं हो रहा, इसको इस तरह करें, बिकॉज ताकि कल ऑपोजिशन आती है इनके हाथ में कुछ आए। अगर नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूं, जिस दिन ये मैनिफेस्टो गया था इनका PMLN का, मैं वहीं था नवाज शरीफ के साथ जी। वो नवाज शरीफ बेचारा खुद घबराया हुआ, यार मुझे तो समझ नहीं आती कि मैं हुकूमत लूं ना लूं, क्योंकि मुल्क के हालात रहते खराब है। और वही बात हुई जब कोलिशन में गए, बाद में देखा कि आप कुछ नहीं कर सके, ही मूव्ड आउट ऑफ द गवर्नमेंट। सो द क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड टू टेक दैट? आपके पास एक मोडालिटी आ गई है, ठीक है, थिंक फॉर द कंट्री। Opposition is Pakistani, government is Pakistani. They should sit together, you know, bang their heads. ये तो आपकी बड़ी साहिब राय है और बड़ी अच्छी तजवीज है, they should sit together। लेकिन इस वक्त तो नहीं लग रहा कि हुकूमत और अपोजिशन आपस में बैड मूड में है। इस वक्त तो काफी महज आराई की सूरत हाल है। मैं चाहूंगा यावर बुखारी साहब, सर क्या कहेंगे? कुछ पीस ऑफ एडवाइस तो लंदन से PJ मीर साहब भी दे रहे हैं, लेकिन जो नुकात अली परवेज मलिक साहब ने उठाए और आपको दावत भी दे डाली बैनुल सतूर, क्या कहेंगे सर? अब ये सियासी महाज पर ये सूरत, ये तो आगे की सोच रहे हैं कि इस्लाहात होनी चाहिए। अली परवेज मलिक साहब की बात कर रहा हूं और इस वक्त 1 पॉइंट एजेंडा है। आज तो वजीर आजम साहब भी कहते हैं कि वो भी आगे की सोच रहे हैं कि जब तरीके अदम एतमाद नाकाम होगी तो वो आगे क्या क्या करने जा रहे हैं। कुछ इस हवाले से आप बताएंगे, रोशनी डालेंगे यावर साहब? जी बिल्कुल अली, थैंक यू वेरी मच फॉर दी ऑफर, आई एम ऑनर्ड ब्रदर। लेकिन मैं अपने कप्तान के साथ, वो कहते हैं ना कि अगर आखिरी सिपाही भी हो तो मैं अपने कप्तान के साथ ही इंशाअल्लाह मैं खड़ा रहूँगा। अल्लाह पाक मुझे तौफीक दे, हिम्मत दे। जहाँ तक बात है कि मुशावरत होनी चाहिए आपस में गवर्नमेंट और अपोजिशन की, आइडियल सिचुएशन यही है जो PJ मीर साहब कह रहे हैं। बदकिस्मती से ये बातें नहीं हुई, इसके अंदर हमारी गलतियां भी हैं, इसके अंदर अपोजिशन की गलतियां भी हैं। मसला आपने बात की थी, अली से आप पूछ रहे थे कि भाई आप लोग इतने इख्तलाफ रखते हुए आप लोग इकट्ठे कैसे हो गए। तो वो जो 1 पॉइंट एजेंडा है वो खान साहब ने बलेर से पहले बता दिया। चक्कर सारा अपने अपने गलत तरीके से कमाए हुए पैसों को छुपाना है। वेदर प्रूफ हो ना हो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर हर किसी को पता है जो कुछ इन लोगों ने इस मुल्क के साथ किया, और वो बिल्कुल वाजे है। छोड़ दे उस बात को भी,
अभी हम लोग आगे चले। अली ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जो माजी में हमने गलतियां की, तो हम लोगों ने वो चांगा मांगा वाली सियासत या चीफ जस्टिस को हटाने वाला या जो कुछ भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हटाने वाली जो कुछ हमने हरकतें की, हम लोग उनको भूल के हम आगे चले। मैं बिल्कुल वेलकम करता हूं, बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर मेरा ख्याल एक बड़ी अच्छी बात होगी कि जो केसेस चल रहे हैं इनके लीडरशिप के खिलाफ, जो 1600 करोड़ रुपया शहबाज शरीफ साहब के वो जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, ये जितनी चीजें हैं, मकसूद चपरासी का जो नाम अक्सर आता है, बैठ के एग्जैक्टली एक दफा बैठ के हमें ये पूरा अपना बैलेंस शीट दे दें कि ये पैसा किधर से आया। ये शुरू करें जब नवाज शरीफ फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, जिलानी साहब ने बनाया था उस हुकूमत में, और ये हमें इससे वाजे कर दें ये पैसा आया किधर से। और जब ये चीफ मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर बने, इनने कितनी मिलों की अप्रूवल करवाई, जब चीफ मिनिस्टर बने कितनी मिलों की अप्रूवल करवाई। इन लोगों ने जब सारी इंडस्ट्री को बोला कि जो भी बॉयलर बनेंगे वो इत्तेफाक फाउंड्री बनाएगी, तो वो बताए, क्योंकि मैंने फैक्ट्री उन दिनों में लगाई थी और इंस्ट्रक्शन से कि उनमें से नंबर 1 इत्तेफाक का था कि आया ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये नहीं आया वो कमाया वो पैसा अपने इन किस्म के अहकामात से कमाया हुआ पैसा हलाल है कि हराम है, ये बातें हमें क्लियर करें। फिर ये जो लंदन में प्रॉपर्टी ली है और नॉर्थ लंदन में जितने अपार्टमेंट्स हैं, पीजे मीर से पता कर लें, बैठे हुए नॉर्थ लंदन में इनके जितने अपार्टमेंट्स हैं, ये चीजें क्लियर करें पहले आप लोगों को। कहते हैं कि हमारे बच्चों ने, तो हम लोग ये सारी बातें कहते हैं, एक बैलेंस शीट कौम के सामने रखे, हम रिकंसिलिएशन की तरफ जाते हैं। चले, मैं कहता हूं, मैं एडवाइस करूंगा, सजेस्ट करूंगा पीएम साहब को कि रिकंसिलिएशन की तरफ जाते हैं, ये कौम के साथ, इस मट्टी के साथ रिकंसिलिएशन करें, ये बताएं ये पैसा इन्हें कमाया किधर से, इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज आई किधर से, तो ये चीजें हमें क्लियर कर दें। एक कहता है कि मेरे दादा बड़े अमीर थे, दूसरा कहता है मैं एक बहुत गरीब इंसान का बेटा हूं। मतलब ये जो चीजें हैं ना, इनके बयानात आपस में नहीं मिलते। चले, ये यावर साहब आपका नहीं कह रहे जी नुक्ता आगे, वो कहते हैं जी जैसे आपने कहा, उन्होंने कहा जी हमें क्लैरिटी दे दे, हमारा आपसे कुछ जाती झगड़ा उनाद नहीं है, पैसा कहां से कमाया और कहां ये जो इस वक्त असासे हैं इसको क्लियर कर दे, वो बैठने को तैयार है, बातचीत हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फिर मुझे ये भी बता दे, एक सेकंड अली जस्ट अ सेकंड, अली एक सेकंड, अली एक सेकंड, जी प्लीज। मुझे फिर ये बता दे कि मरियम नवाज ने जब कहा कि मेरी लंदन में क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सच क्या था? जो निकल आई वो सच है या जो वो बोला था वो सच है? ये मुश्किल सवाल आप कर रहे हैं अली साहब के लिए, मुझे बता दे कि कोई मुश्किल सवालात नहीं है। अनवार भाई, गुजारिश इस तरह से है कि ये जो सवालात हमारे वजीर आजम साहब, जिन्होंने पिछले 40 साल के अंदर मुश्किल से मेरे ख्याल से 5 लाख टैक्स दिया, और पहले साल ही जब वो हुकूमत के अंदर आए तो उन्होंने 1 करोड़ रुपए टैक्स दिया, और वो आमदनी कहां से आई जिसका हमें कोई सवाल नहीं मिला, तो वो तो अपनी जगह पे, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह मौजूद है। इन्होंने जो हमारे पे इल्जामात लगाए हैं उसका रेफरेंस दायर हो गया है ना। शहबाज शरीफ साहब, उनके बच्चे, 3 नस्लों का जवाब उस अदालत के अंदर अब देना पड़ेगा ना, रेफरेंस की तो कार्रवाई आगे चलेगी। जी। गुजारिश ये 1 सेकंड के लिए ये भी तो बता दें कि जो इलेक्शन कमीशन के अंदर फॉरेन फंडिंग की जो रिपोर्ट आई है, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई है, उसके अंदर इनकी अपनी पार्टी के मिनट्स मौजूद हैं जो वजीर आजम साहब ने साइन किए हुए, जिसके अंदर अपने 4 चाय बॉयज के, अपने टी बॉयज के नाम के ऊपर इन्होंने डोनेशनें ली हैं, इंडिया से डोनेशनें ली हैं, इजराइल से डोनेशनें ली हैं, उसका भी तो हिसाब दे दें। हम तो अदालत के अंदर जवाब वो भी आ जाएगा। अली प्लीज, अली डोंट गो दैट फार। ना इसराइल से कभी डोनेशन आई है, ना इंडिया से आई है। यावर भाई मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वो 4 चाय वाले आगे चलें जरा। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट भी मौजूद है, इलेक्शन कमीशन के अंदर जवाब जमा करें, इन्होंने 4 चाय वालों के अकाउंटों के अंदर डोनेशन ली है कि नहीं ली है, और उसके बाद अगर नहीं जवाब देंगे, मैं उनके शनाख्ती कार्ड, उनके नंबर, सारी चीजें आपके शो में अगले दिन लाके दे दूंगा। गुजारिश ये, आप अपने हिसाब से, वो अपने हिसाब से, तो अदालत के अंदर मेरे तो पास तो अब चॉइस नहीं है, उनके पास नहीं है, इलेक्शन कमीशन में। बिल्कुल ठीक है, तो सियासी गुफ्तगू ना करें। जो पीजे मीर साहब ने बुनियादी बात की है, मेरे ख्याल से वो बहुत जरूरी है कि अगर ये अदमे इत्मीनान कामयाब भी अगर हो जाती है, तो आप बताएं कि आप इस मुल्क के मसाइल को किस तरह से हल करेंगे। ये वो चीज है जिसके ऊपर आज आपको भी और हमें सबको, जिनको अल्लाह ताला ने और इस मुल्क ने बेपनाह इज्जत दी है, जिसके ऊपर आज बहस करनी चाहिए। उस सवाल के ऊपर मैं इतना सिर्फ कहना चाहूंगा अनवार भाई, इसके अंदर 2-3 एलिमेंट्स हैं। एक तो यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जो हमें अपनी नालायकी के जरिए
जो नुकसानात जो जिस किस्म के दिखाए हैं उनको फौरन रोकने की जरूरत है। इसके अलावा जो इनकी तरजीहात है, जहां पे एटीएमओ को नवाजा जाता है और सारी की सारी तकलीफ बिल्कुल ठीक का, कोविड की वजह से आपकी बैनुल अक़वामी मार्केट के अंदर भी कीमतें ऊपर गई हैं, पर मुझे इसका बताएं, इसका कौन जवाब देगा कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज गई तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का शेयर जो था आपके टोटल टैक्स पूल के अंदर वो 62% था। आज अगर वो 65% के ऊपर आ गया है और आपने रियल एस्टेट वालों को भी एमनेस्टी दी हुई है पिछले 3 सालों के लिए, आपने हर किसी को हर साल आप एक नई एमनेस्टी ऑफर करते हैं और गरीब आदमी के ऊपर उसका सारा तो आप लोग ये वापस ले लेंगे अगर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जी। अब आ जाएं कि आपने इसको ठीक किस तरह करना है। तो मैंने आपको बताया बुनियादी मसाइल क्या हैं जिसको हमने हल करना है। अब इसको ठीक करने के लिए 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि आप आइडियल सिनारियो के अंदर, मैं दोबारा बात रिपीट कर रहा हूं, आपको जल्द अज जल्द आजादाना इंतखाबात कराने चाहिए, क्योंकि इस मुल्क के जो मसाइल हैं उसके लिए जो इस्लाहात चाहिए वो उसी वक्त होंगी। मेरे भाई एक सवाल है, एज ए कॉमन मैन एक सवाल आए, आपने कहा मुनसिफाना आजादाना इंतखाबात कराने चाहिए, वो तो एक बेसिक प्रिंसिपल होता है। ये जो पाकिस्तान के इतने मसाइल हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये 2018 से जनरेट होकर 2022 पे इतने दगरगू हो गए, या ये जो माजी की हुकूमतें रही जिसमें आप और पीपल्स पार्टी शामिल थे वहां सब ठीक चल रहा था? अनवार भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि इस मुल्क के जो मसाइल थे वो हम सब ने मिलकर मेरे ख्याल से 70-80 सालों में उसको जो अर्जेंसी के साथ जिनको हल करना चाहिए था वो नहीं किया। पर गुजारिश ये बैगेज तो होगा ना आप लोगों का। अनवार भाई बात सुने, आप देखें जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत आती है, सर्कुलर डेट 600 अरब से 1200 अरब पे जाता है। इनकी 3 साल के अंदर 1200 अरब से 2500 अरब पे जाता है। बना क्यों? सवाल यह था ये सर्कुलर डेट बना क्यों? मान लिया ना सर, मान लिया ना कि हमें वो इस्लाहात हमने नहीं की बहैसियत कौम, पर गुजारिश ये जो हेमरेजिंग आज हो रही है उसका भी तो कोई स्टॉक लेना नहीं लेना। और मियां नवाज शरीफ साहब के 2 अदवार आप एक साइड पे कर दें, इन 3 सालों के अंदर इन्होंने उससे ज्यादा कर्जा ले लिया है, किसी जगह कोई मंसूबा मौजूद नहीं है। बैनुल अक़वामी कर्जा आपका 95 अरब डॉलर से उठ के 130 अरब डॉलर पे चला गया, इसका कोई हिसाब नहीं होगा। तो गुजारिश मुझे, लेट मी जस्ट कंप्लीट, हमें आइडियल सिचुएशन के अंदर इस्लाहात दरकार हैं जो शायद हमने 80 साल के अंदर नहीं क्यों नहीं कि उसका भी तो कौम हक बजाने पे सवाल पूछने में हम उसके ऊपर ही परेशान रहे या अब आगे चलें? हमने तो पीजे मीर साहब ने आगे की बात की ना, मैंने मान लिया अपना हिस्सा उसके अंदर जो गलती थी, पर जो पिछले 3 साल में हुआ उसका तो मैं जवाब दे नहीं हूं, उसको ठीक करना है हमें। तो उसके लिए इस्लाहात के लिए हमें रनवे चाहिए किसी भी हुकूमत को, उसके लिए इलेक्शन करना है, अगर वो नहीं हो सकते सबको मिलके अपनी तरजीहात ठीक करनी है, अपने निजाम की ओरिएंटेशन चेंज करनी है जिसमें अमीरों के ऊपर बोझ डाला जाए और गरीबों को आसानियां दी जाए। एमनेस्टी स्कीम जो आप रियल एस्टेट को दें खत्म करें, बाकी छूट खत्म करें और लोगों की यावर बुखारी साहब इसका आप सर जरूर जवाब दीजिएगा। उन्होंने कहा कि जो 3 साल में या 3-3.5 साल में आपकी कारकर्दगी है उसका इतना बोझ हो गया है कि अब वो कह रहे हैं कि आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात ही रनवे देगा और फिर इस्लाहात की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। जरा जवाब दीजिएगा, फिर पीजे साहब आपसे क्लोजिंग कमेंट्स लूंगा। सर देखिए जितनी तबाही हम लोगों ने की है ना, उस तबाही का नतीजा 26 अरब डॉलर का पिछले साल का एक्सपोर्ट है और इस साल 30 अरब डॉलर को इंशाल्लाह क्रॉस करेगा। और इंपोर्ट 80 बिलियन डॉलर की पैरिटी को आप देख लें और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देख लें। जो सर्कुलर डेट मेरा भाई कह रहा है इंपोर्ट 80 बिलियन डॉलर पे जा रही है। वो सुने ना, इनकी जो इनका जो सर्कुलर डेट है वो इनकी नाकस हिकमत अमली थी पावर स्टेशंस लगाने की, जहां पे इन लोगों ने सॉवरेन गारंटीज भी दी और इन लोगों ने कैपेसिटी चार्ज भी दिया। ये जो 37,000 मेगावाट बिजली है और सिर्फ 22,000 इस्तेमाल हो सकती है। इनने ट्रांसमिशन लाइंस को एक्सपैंड ही नहीं किया कि ज्यादा से ज्यादा बिजली इस्तेमाल हो, लोग गैस से काटें और सस्ती बिजली लें। इन लोगों ने महंगी बिजली लगाई और वो इस्तेमाल भी नहीं होती है। कैपेसिटी चार्ज जो है प्लस जो चोरी होती है बिजली, उस निजाम को इन्हें तो दुरुस्त करने के लिए किया ही कुछ नहीं। तो वो सर्कुलर डेट तो बढ़ना ही बढ़ना है, बिजली महंगी होनी है। फिर ये बात इन्हें बड़ी खूबसूरत एक बात की कि इन लोगों की नाअहलियों की वजह से ये हुआ और गरीब आवाम को अमीरों के ऊपर टैक्स लगाएंगे। जब भी रिसेशन आता है, जब भी मुश्किल इकोनॉमिक सिचुएशन होती है मुल्कों की हिस्ट्री के अंदर, तो गवर्नमेंट्स किक इन करती हैं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। तो हम लोगों के पास क्योंकि पैसा था नहीं, कोविड की वजह से इन लोगों ने जो खजाने का हाल करके छोड़ के गए थे और जितने कर्जे इनके मैच्योर होके, इनके ज़माने में 4,500 अरब रिटर्न होता था, हमारे ज़माने में 10,000 अरब रिटर्न होता है। 7 अरब डॉलर टोटली ये छोड़ के गए थे। उसके बाद ये लोग ये बात करते हैं कि ये लोग ये वापस लेंगे।
भाई अगर वो वापस लेंगे तो 22 इंडस्ट्रीज जो भी चल रही है उनका भी बेड़ा गर्क हो जाना है। ठीक फिर इन लोगों ने बात की कि गरीबों के लिए करेंगे, आधा सच बोल, मेरी अर्ज सुने। इमरान खान साहब स्टेज पे खड़े होकर कहते हैं रिकॉर्ड मुनाफे हुए हैं। अगर रिकॉर्ड मुनाफे हुए हैं तो उनके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। अगर ये एक्सपोर्ट बढ़ने तो फिर क्यों गरीब पे बोझ डालते हैं? फिर मुझे ये बताएं कि कहते हैं कि जी एक्सपोर्ट रिकॉर्ड बढ़ गई है, रिपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिकॉर्ड के ऊपर है। $80 बिलियन की इंपोर्ट होने जा रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट दोबारा 18-20 बिलियन डॉलर पे जा रहा है। पूरी बात नहीं करेंगे, आधी गुफ्तगू करके अगर लोगों को गुमराह करेंगे मेरे ख्याल से गैर मुनासिब बात है। जी नहीं, यहाँ पे बात गलत है, एनालॉजी गलत है। जो इनके जमाने में जब ट्रेड डेफिसिट था उस जमाने में अयाशी की चीजें ज्यादा आ रही थी, लग्जरी आइटम। सर खुदा का खौफ करें, आप जाकर वो डेटा तो देखना, सारी सीपे की मशीनरी आई है, पावर प्लांट्स आए हैं। खुदा के लिए यावर भाई पूरा सच बोले, आप एक ऑनरेबल आदमी है, सीपे के सारे पावर प्लांट आए हैं। इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, आपकी जो एक्सपोर्ट्स एक्सपैंड कर रही हैं उसकी वजह से टेक्सटाइल अनवार भाई बीजेपी सरकार 12 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट का सारा इख्तलाफी बयानिया तो चलेगा, जाहिर बात है, तो अवाम के लिए हर पार्टी अपना बयानिया देती है। सर मैं चाहूंगा वे फॉरवर्ड बताइएगा पीजेबी साहब। देखिए जी, वे फॉरवर्ड एक है, और क्योंकि जो भी गवर्नमेंट होती है वो पाकिस्तान में तो सर्वाइवल के वो मोड में होती है कि आज गई कल गई, ये सर्वाइवल मोड है। अपोजिशन होती है वो तकड़ी होती है, वो तैयार होती है कि भाई अगले को निकालो। अब द क्वेश्चन इज हमें यहाँ संजीदगी दिखानी है, थोड़ी पेशेंस दिखानी है। अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों मिलके जब वो गवर्नमेंट में होते हैं या वो अपोजिशन में होते हैं, कार्ड एक ही है, गरीब अली खान। ये जो हमने गरीब का जो कार्ड पकड़ा हुआ है दोनों ने, आई थिंक इस कार्ड को आपने साइड पे रखना है। अगर IMF से आप बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक से बात करते हैं, किसी और इकोनॉमी की बात करते हैं, वहां गरीब पे भी टैक्स लगता है। हम गरीब को चैरिटी वर्कर बना देते हैं, वोट के लिए आप उनको इकट्ठा कर देते हैं, दोनों गवर्नमेंट और ऑपोजिशन, और उसके बाद ये गरीब गरीब गरीब। और भाई आप जो निचली इकोनॉमी है आपकी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में जा रही है, क्योंकि वो FBR के साथ लिंक्ड ही नहीं है। आप उस पर टैक्स डालो, छोटी दुकानों पर डालोगे, तब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो उसने दिया था 25 साल का ये विजन, ऐसे इकबाल है, आप उसको पढ़ो, दैट विल मूव फॉरवर्ड। और मुझे अच्छी लगी चीफ मिनिस्टर बुज़दार की बात कि जो पिछली गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं हम कंटिन्यूटी पे लेके चल रहे हैं आगे। नाउ कैसे लेके चल रहे हैं आई डोंट नो, बट द क्वेश्चन इज जो आपने कहा वे फॉरवर्ड इज अपना टैक्स नेट बड़ा करो फॉर एवरीबॉडी। जब तक आप ग्रास रूट पे नहीं करोगे आप क्या करोगे? वैसे इस दफा तो ऑन द रिकॉर्ड FBR ने जो महसूलात रिकवर किए हैं या इकट्ठे किए हैं वो रिकॉर्ड है पाकिस्तान में, और वो बहुत ज्यादा हुए हैं। किसने कहा कि आमदनी के ऊपर टैक्स ना लगाएं, चीजों की कीमत के ऊपर टैक्स लगा के इनडायरेक्ट टैक्स गरीब के ऊपर अननेसेसरी बोझ ना डाले, आमदनी का सबके ऊपर टैक्स लगाएं। सर माजी में कहां आइडियल सिचुएशन थी, इनडायरेक्ट टैक्सेशन कहां था? हमने उसको बेहतर करना बिगाड़ना है, बेहतर करना बिगाड़ना है। ऑब्वियसली बेहतर बिगड़ी है ना पिछले 3 साल में, यही वो वजह है जिसकी वजह से इनको निकालना जरूरी है। वो कह रहे यावर साहब, वो कह रहे इसी वजह से निकालना जरूरी है। इसको देखे इसाक डाक साहब की जितनी फिगर फजिंग थी ना, मेरे बड़े भाई आप अपने फिगर्स को देखें और जवाब दें। सारे मानते हैं, लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं, हम गरीब के लिए सेहत इंसाफ कार्ड से बड़ी सहूलत कोई भी नहीं है। हम उसके लिए राशन का कार्ड लाके इससे बड़ी सहूलत कोई भी नहीं है। हम तो गरीब को डायरेक्ट हेल्प कर रहे हैं, उनकी इज्जत नफ्स बचा रहे हैं। रियल एस्टेट को कितनी एमनेस्टी दे रही है, रियल एस्टेट की एमनेस्टी कितने साल से चल रही है? आपका बहुत शुक्रिया सर यावर बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पीजेबी साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम लंदन। साहब थैंक यू, आपने हम इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया। और ब्रेक से कबल इरशाद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। व्यूअर्स, सियासत है, इस पे इख्तलाफ राय सामने आएगी। अब इन दिनों में जो है ना पॉलिटिक्स एट इट्स हाईएस्ट है, पॉलिटिकल लॉबिंग भी हो रही है, इकोनॉमिक फैक्ट्स पर बातचीत हमारी जारी रहेगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।